अस्सलामुअलैकुम 92 न्यूज़ के साथ मैं हूं ज़ौक़ अहमद और मैं हूं अरूबा खान। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी को नैब के सामने सरेंडर करने का हुक्म दे दिया। आपको बताएं कि स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी ने गिरफ्तारी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने आज की समाअत के दौरान स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी को नैब के सामने सरेंडर करने का हुक्म दिया था। आगा सिराज दुरानी को आज नैब रावलपिंडी के हवालात में ही रखा जाएगा और कल राहदारी रिमांड लेकर सिंध ले जाया जाएगा। ताहम अब ये अहम डेवलपमेंट सामने आई है कि आगा सिराज दुरानी ने अपने आप को हवाले कर दिया है और आगा सिराज दुरानी को आज नैब रावलपिंडी के हवालात में ही रखा जाएगा। अहम खबर के हवाले से आपको इस वक्त आगाह कर रहे हैं, जहां पर स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी ने गिरफ्तारी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये अहकामात जारी किए गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने आगा सिराज दुरानी को नैब के सामने सरेंडर करने का हुक्म दिया था। आपको इस वक्त आगाह कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी को नैब के सामने सरेंडर करने का हुक्म दिया था, जिसके बाद अब उन्होंने नैब को गिरफ्तारी दे दी है। पीपी रहनुमा और स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी ने आमदन से जायद असासाजात केस में जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर रखा था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये रिमार्क सामने आए थे कि आप नैब को गिरफ्तारी दे दें, हर चीज़ कानून के मुताबिक ही चलेगी। जहां पर जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इनकी दरख्वास्त पर समाअत की थी, जिसके बाद उनको नैब के सामने सरेंडर करने का कहा गया था। सुप्रीम कोर्ट ने आगा सिराज दुरानी को नैब के सामने सरेंडर करने का हुक्म दिया था। आगा सिराज दुरानी को आज नैब रावलपिंडी की हवालात में ही रखा जाएगा और उसके बाद राहदारी रिमांड के बाद उनको सिंध मुंतकिल किया जाएगा। इसी मुतालिक मजीद जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे हुसैन अहमद से। हुसैन अहमद, आगाह कीजिएगा, स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी ने नैब को गिरफ्तारी दे दी है। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट की आज दरखास्त जमानत पर समाअत की गई थी और दरखास्त में ये कहा गया था कि दरखास्त गुजार को ये कहा गया था कि पहले वो नैब के आगे सरेंडर करें और उसके बाद 1 हफ्ते बाद उनकी समाअत जो है वो दोबारा की जाएगी, उनकी दरखास्त को सुना जाएगा, जिसके बाद अब तकरीबन 4 घंटे के बाद नैब रावलपिंडी के हवाले कर दिया गया है। आगा सिराज दुरानी ने अपनी गिरफ्तारी दे दी है, सरेंडर कर दिया है नैब के आगे और तकरीबन 3 से 4 घंटे तक वो सुप्रीम कोर्ट में मौजूद रहे हैं। जब मीडिया ने उनसे सवाल किया कि आप कब सरेंडर करेंगे, तो उनका कहना था कि तहरीरी हुक्मनामा जो है उसका इंतजार कर रहा हूं, जब तहरीरी हुक्मनामा मिल जाएगा तो उसके बाद देखा जाएगा क्या फैसला किया जाएगा। ताहम नैब की जानिब से अब उनकी बाकायदा गिरफ्तारी भी डाल दी गई है और आगा सिराज दुरानी जो कि स्पीकर सिंध असेंबली हैं, उन्होंने अपनी गिरफ्तारी दे दी है। आगा सिराज दुरानी को नैब रावलपिंडी की हवालात में ही आज रखा जाएगा, जबकि चूंकि ये नैब कराची का केस है तो कल उन्हें राहदारी रिमांड के बाद नैब कराची के हवाले किया जाएगा, उन्हें यहाँ से कराची भेजा जाएगा और कल राहदारी रिमांड के लिए इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में उन्हें पेश किया जाएगा। एहतसाब अदालत नंबर 1 के जो जज हैं मोहम्मद बशीर, उनके रूबरू का उन्हें पेश किया जाएगा, उनका राहदारी रिमांड दिया जाएगा और उसके बाद उन्हें जो है वो कराची शिफ्ट किया जाएगा। आज जब इन्हें अब गिरफ्तार कर लिया गया है, उन्होंने बाकायदा सरेंडर किया है, गिरफ्तारी दे दिया है, तो अब नैब की जानिब से सबसे पहला काम ये किया जाएगा कि आगा सिराज दुरानी का मेडिकल चेकअप जो है वो करवाया जाएगा और उन्हें G6 जो कि मेलोडी ऑफिस में है नैब रावलपिंडी का, वहां पर उन्हें नैब रावलपिंडी की हवालात में रखा जाएगा और तकरीबन कल दिन को इन्हें राहदारी रिमांड के लिए इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में पेश किया जाएगा और उसके बाद उन्हें यहाँ से कराची भेजा जाएगा। जी हुसैन अहमद, ये बताइएगा कि इस वक्त क्या वो नैब की ज़ेर हिरासत हैं और उनको नैब रावलपिंडी के दफ्तर में मुंतकिल कर दिया गया है और फिर राहदारी का प्रोसेस कल सिंध के हवाले से क्या होगा? जी बिल्कुल, आगा सिराज दुरानी ने अब बाकायदा गिरफ्तारी दे दी है और नैब रावलपिंडी की जो टीम है उन्होंने अपनी तहवील में उन्हें ले लिया है और जो अपनी उनकी गाड़ी है नैब रावलपिंडी की, उसमें उन्हें बिठाकर जो है वो G6 के लिए रवाना कर दिया गया है। आगा सिराज दुरानी को जो है वो नैब रावलपिंडी की हवालात में आज रखा जाएगा, क्योंकि ये केस नैब कराची का है, लेकिन आज चूंकि सुप्रीम कोर्ट में उनकी जमानत नहीं हो सकी, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कहा गया था कि नैब अथॉरिटी को आप पहले गिरफ्तारी दें, सरेंडर करें। उसकी बुनियादी वजह ये बताई गई थी कि आमदन से जायद असासों का उन पर केस था और नैब कराची को ये मतलूब थे और चेयरमैन नैब की जानिब से इनके वारंट जारी किए गए थे, लेकिन उन्होंने इन वारंट को सिंध हाई कोर्ट में पेश चैलेंज किया था, लेकिन सिंध हाई कोर्ट में भी उनके खिलाफ जो है वो फैसला आया था और सिंध हाई कोर्ट ने आगा सिराज दुरानी की जो जमानत थी, अबूरी जमानत, वो खारिज कर दी थी। लेकिन वहां से ये चूंकि चले गए थे, फरार हो गए थे, इन्होंने गिरफ्तारी नहीं दी थी। उसके बाद ये काफी लंबा प्रोसेस
नाफिज रहा है और काफी अरसे तक ये सुप्रीम कोर्ट में जो है वो दायर करने के हवाले से रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जब उन्होंने दरखास्त जमानत दायर की तो सबसे पहले रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से उस दरखास्त पर एतराज लगाया गया और ये कहा गया कि अगर सिंध हाई कोर्ट से मुल्जिम की जमानत मनसूख की गई है, खारिज की गई है, तो मुल्जिम का काम है कि पहले नैब के आगे सरेंडर करे। उसके बाद आज दोबारा जब उनकी दरखास्त बाकायदा समाअत के लिए मुकर्रर हुई है तो आज वो जब पेश हुए तो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये सवालात उठाए गए कि मुल्जिम को पहले जो है वो गिरफ्तारी देनी चाहिए, उसके बाद जो है वो उनका केस सुना जाएगा। जो तहरीरी हुक्मनामा है उसमें भी अदालत ने लिखा है कि जो आगा सिराज दुरानी का जो केस है वो 1 हफ्ते बाद दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर किया जाएगा और आज उनकी जो है उन्हें लाजमन जो है वो नैब अथॉरिटी के आगे सरेंडर करना चाहिए। उन्होंने इस चीज़ को माना भी और आगा सिराज दुरानी ने ये भी कहा कि वो नैब के आगे जो है वो सरेंडर करेंगे। और अब हमने देखा कि तकरीबन 4 घंटे का ये दौरानिया था, 4 घंटे तक ये सुप्रीम कोर्ट में मौजूद रहे हैं। 2 बार जब मीडिया ने इनसे बात की तो आगा सिराज दुरानी का ये कहना था कि तहरीरी हुक्मनामा जो है वो देखने के बाद जो है वो सरेंडर किया जाएगा, क्योंकि जब तक तहरीरी हुक्मनामा नहीं आता उस वक्त तक जो है वो कोई फैसला नहीं किया जाएगा और वो सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग में ही मौजूद रहे। और उसके बाद हमने देखा कि 4 घंटे बाद जब वो बाहर निकले तहरीरी हुक्मनामा वसूल करने के बाद तो उन्होंने गिरफ्तारी दे दी है और अब उन्हें नैब रावलपिंडी के ऑफिस में जो है वो शिफ्ट किया जा रहा है। जी ठीक है, हुसैन अहमद ये भी बताएगा कि आमदन से जायद असासाजात का ये जो केस था इसमें कोई और मुल्ज़िमान भी नामजद किए गए थे, क्या मजीद भी गिरफ्तारियां की गई हैं? जी देखिए, आमदन से जायद असासों का जो केस है वो नैब कराची ने इनके खिलाफ बनाया था। ये दूसरी इनकी गिरफ्तारी है। इससे कबल भी उन्हें इस्लामाबाद से गिरफ्तार किया गया था नैब कराची की जानिब से और उसके बाद इन्हें कराची में जब शिफ्ट किया गया था पहली बार तो इनकी काफी अरसे तक ये समाअत में साहब अदालत कराची में पेश होते रहे हैं। उसके बाद इनकी जमानत हो गई थी, लेकिन उसके बाद नैब की जानिब से दोबारा जो है वो ये केस खोला गया है क्योंकि उसमें मजीद नैब को शवाहिद मौसूल हुए थे, शवाहिद मिले थे नैब को, नैब कराची को आगा सिराज दुरानी के खिलाफ। तो उस वक्त इनको जब तलब किया गया तो जब ये पेश नहीं हुए तो चेयरमैन नैब की जानिब से इनके बाकायदा वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए। उसके बाद इन्होंने सिंध हाई कोर्ट में वो वारंट गिरफ्तारी जो है वो चैलेंज किए थे और सिंध हाई कोर्ट में जब ये पेश हुए तो वहाँ की जो जजेस थे उन्होंने इनकी जमानत जो है वो मुस्तरद कर दी थी, खारिज कर दी थी और अदालत ने आगा सिराज दुरानी को कहा था कि वो नैब के आगे सरेंडर करें और पेश हो जाए, लेकिन वो वहाँ पर वो पेश नहीं हुए और उसके बाद उन्होंने जो सिंध हाई कोर्ट में जमानत मुस्तरद करने का जो फैसला था वो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। जब सुप्रीम कोर्ट में पहली बार दरखास्त दायर की गई तकरीबन 1 माह कबल तो उस वक्त रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की जानिब से उनकी दरखास्त पर एतराज लगा दिया गया था और ये किया था कि जो सिंध हाई कोर्ट में आपने गिरफ्तारी नहीं दी है तो आपकी जो जमानत है वो मुस्तरद हो चुकी है, आपको पहले गिरफ्तारी देनी चाहिए, ये एतराज लगाया गया था। ताहम उसके बाद जो है वो नजरसानी दरखास्त जब दायर की गई तो आज के लिए वो दोबारा फिक्स हुई है और आज उस पर पहली समाअत थी जिस पर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ऑब्जर्वेशन भी दी गई, सवालात भी उठाए गए कि चूंकि सिंध हाई कोर्ट का फैसला था, आपकी जमानत जो है वो मुस्तरद की गई तो आपको चाहिए था कि आप नैब की हिरासत में चले जाते, तहवील में चले जाते और सरेंडर करते, जिस पर आज यकीन दहानी कराई सिराज दुरानी की जाने से कि वो एहतसाब अदालत कराची के आगे जो है वो सरेंडर करने को तैयार है। ताहम सुप्रीम कोर्ट ने आगा सिराज दुरानी की वकील की ये इस्तदा जो है वो मुस्तरद कर दी थी और ये कहा था कि नैब के आगे आप सरेंडर करें, उसके बाद जो है वो 1 हफ्ते बाद आपकी दरखास्त को सुना जाएगा। आज फिर हमने देखा हुसैन अहमद, आपने हमें इस केस के हवाले से तफसीलन आगाह किया। आगे बढ़ेंगे, आपको आगाह करेंगे। सियालकोट में मुश्तइल अफराद ने मकामी फैक्ट्री पर धावा बोल दिया, मुबैना तौर पर हुजूम तशद्दुद करके मैनेजर को कत्ल कर दिया। वाक़े से इलाके में खौफ व हिरास फैल गया। जबकि दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब ने वाक़े का नोटिस लेते हुए तहकीकात का हुक्म दे दिया है, रिपोर्ट भी तलब कर ली गई है। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे हामिद रजा काहलू से। हामिद रजा, आगाह कीजिएगा, ये क्या मामला पेश आया, मुश्तइल अफराद की जानिब से क्या मौक़िफ़ अपनाया गया था? ये 2 ग्रुपों के दरमियान तसादम था जो एक बहुत बड़े जंग के मंजर पेश करने लगा था। इस तसादम के नतीजे में जो फैक्ट्री का जो मैनेजर है उसको तशद्दुद करके हलाक कर दिया गया। फैक्ट्री मैनेजर की हलाकत के बाद इलाका में खौफ व हरास फैल गया और जो मुजाहिरीन थे, मुश्तइल मुजाहिरीन जो फैक्ट्री के मुलाजमिन थे, उन्होंने फिर वजीराबाद सियालकोट रोड को भी ब्लॉक किया। उसके बाद पुलिस की भारी नफरी ने मौका पर पहुंचकर हालात पर काबू पा लिया।
RPO गुजरांवाला जो है वो भी मौका पर पहुंच चुके हैं। इसके अलावा वज़ीर-ए-आला पंजाब ने इस वाक़या का नोटिस ले लिया और जो कहना ये है जिली पुलिस ऑफिसर का कि जितने भी जुम्मेदारान यहाँ पे जुम्मेदारान हैं इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जो रोड ब्लॉक करने का जो वाक़या पेश है इसकी भी FIR दर्ज की जाएगी। जो फैक्ट्री मैनेजर को हलाक किया गया उसके भी FIR दर्ज करके मुल्ज़मान को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। जी, मुल्ज़मान को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। हामिद रज़ा काहलू तफसीलन आगाह करने का शुक्रिया। उधर सर्बिया में पाकिस्तानी सफारत खाने का ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट हैक कर लिया गया। हैकर्स ने वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ ट्वीट भी किया, साथ ही गाना भी शेयर कर दिया। तफसीलात इस पैकेज में। सर्बिया में पाकिस्तानी सफारत खाने के ऑफिशियल अकाउंट से ट्वीट ने हलचल मचा दी। ट्विटर पैगाम में कहा गया कि सर्बिया में पाकिस्तानी सफारत खाने के मुलाजमीन 3 माह से तनख्वाहों से महरूम हैं। महंगाई ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। फीसें ना देने पर बच्चों को स्कूल से निकाला जा रहा है। क्या ये है नया पाकिस्तान? हम कब तक खामोश रहेंगे? इसके साथ एक गाना भी शेयर किया गया। सोशल मीडिया पर हलचल मची तो मालूम हुआ कि अकाउंट हैक हो चुका है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने समाजी राबिते की वेबसाइट ट्विटर पर वजाहत करते हुए कहा कि सर्बिया में पाकिस्तानी सफारत खाने के ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट्स हैक हो गए हैं। अकाउंट्स पर पोस्ट किए जाने वाले पैगामात का सफारत खाने से ताल्लुक नहीं। सिंध लोकल गवर्नमेंट तरमीमी एक्ट गवर्नर से मुस्तरद होने का खदशा। सिंध हुकूमत ने बल्दियाती एक्ट के एक और मुसव्वदे पर काम शुरू कर दिया। लोकल गवर्नमेंट एक्ट में अपोजिशन के एतराज़ात और दीगर तजावीज़ को शामिल किया जाएगा। तफसीलात क्या हैं आगाह करेंगे वक्कास बाकिर हमारे साथ मौजूद हैं। वक्कास बाकिर, आगाह कीजिएगा, इस नए बल्दियाती एक्ट के एक और मुसव्वदे पर काम शुरू कर दिया गया है। जी बिल्कुल, सिंध असेंबली की जानिब से जो लोकल गवर्नमेंट तरमीमी एक्ट मंजूर किया गया था वो तौसीक के लिए गवर्नर को इरसाल किया गया था। ताहम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और GDA की जानिब से गवर्नर सिंध को इस मुसव्वदे पर शिकायत और एतराज़ात दाखिल किए गए थे, जिसके बाद खदशा इस बात का है कि गवर्नर सिंध इस लोकल गवर्नमेंट तरमीमी एक्ट की तौसीक नहीं करेंगे। आज इसका इजहार खुद वज़ीर आला मुराद अली शाह ने भी किया कि गवर्नर की जानिब से बल्दियाती एक्ट मुस्तरद किया जा सकता है। इस ज़मन में पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत ने मुतबादिल हिकमत अमली पर काम शुरू किया है और बल्दियाती एक्ट का एक और मुसव्वदा तैयार किया जा रहा है, जिसमें अपोजिशन की जानिब से जब तक एतराज़ात सामने आए हैं ये जो कुछ चीज़ें लोकल गवर्नमेंट एक्ट में शामिल करने से रह गई थी उनको शामिल करने के हवाले से इस तजावीज़ पर काम किया जा रहा है। जबकि इस बात का भी इम्कान है कि खुसूसी अफराद के लिए टाउन म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन में खुसूसी अफराद के लिए एक निश्चित रखी जाए। लोकल गवर्नमेंट का एक और जो मुसव्वदा मुरतब किया जा रहा है उस हवाले से इम्कान है कि सिंध असेंबली का आइंदा इजलास में तरमीमी एक्ट एक और पेश किया जाएगा। शुक्रिया आपका तफसीलात से आगाह करने के लिए। उधर कराची में जमात इस्लामी का बल्दियाती तरमीमी बिल के खिलाफ इलेक्शन कमीशन ऑफिस के बाहर मुजाहिरा। हाफिज नईमुर रहमान ने मुजाहिरीन से खिताब करते हुए कहा, सिंध हुकूमत ने गैर आईनी काम किया है, शहर से वसाइल छीने जा रहे हैं। आपको मुजाहरे का अहवाल बता रहे हैं। जमात इस्लामी की जानिब से ये मुजाहरा किया गया है। बात कर लेते हैं हमारे नुमाइंदे शराज अहमद से। शराज अहमद बताएगा मुजाहिरीन का क्या कहना है और इस मुजाहरे में कौन कौन शरीक है। जी बिल्कुल, अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान और उनकी जमात के मुख्तलिफ साथियों ने जो है इलेक्शन ऑफिस के बाहर आज एहतजाज किया है और तरमीमी बिल के खिलाफ एहतजाज करते हुए उन्होंने मुतालबा किया है कि हुकूमत सिंध फौरी तौर पर इस बिल को वापस ले, क्योंकि इस बिल की वजह से शहर के जो वसाइल हैं वो तमाम तर छीन लिए जाएंगे। तमाम तर इख्तियारात सिंध हुकूमत अपने जो है काबू में करने के लिए वो कोशिशें कर रही है और इस हवाले से जो शहरियों के जो राइट्स हैं वो जो है काफ़ी ज़्यादा मुतासिर होंगे। इसी हवाले से जो है तमाम तर सियासी पार्टियों को भी जो है अमीर जमात इस्लामी की जानिब से जो है वो निशाना बनाया गया और उनके खिलाफ सख्त नारेबाजी भी की गई और साथ ही साथ यही मुतालबा किया गया है कि इस बिल को जो है वो फौरी तौर पर वापस लिया जाए। बसूरत दीगर उनके ये एहतजाज के सिलसिले हैं वो जारी रहेंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया शराज अहमद आपका। MQM ने फैसला कर लिया है कि अब जुल्म बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। रहनुमा MQM पाकिस्तान कंवर नवीद जमील का हैदराबाद में सिंध के बल्दियाती एक्ट के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे से खिताब। उनका कहना था हमारे मसाइल हल ना हुए तो अलग सूबा बनाएंगे। कंवर नवीद जमील का मजीद क्या कहना था आपको दिखाएंगे। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कारकुनों ने ये फैसला कर लिया है कि अब ये जुल्म और नाइंसाफी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और अगर ये मसाइल हल नहीं हुए तो हम
अपना सूबा भी अलग बनाएंगे और इस मुतासिब हुकूमत को धक्का भी देंगे। इस सिंध की मुतासिब नस्ल परस्त हुकूमत ने ये तय कर रखा है कि यहाँ के लोगों को ना कोई हक देना है, ना यहाँ के रहने वालों के मसाइल हल करने हैं। बुलेटिन में हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। पूरे पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर के एजाज में वेस्ट लंदन के मकामी होटल में पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें सियासी और समाजी शख्सियात समेत कारोबारी हजरात ने भरपूर शिरकत की। इस मौके पर तहरीक इंसाफ बरतानिया के अहदेदारों, कारकुनों ने ओवरसीज पाकिस्तानियों के मसाइल और उनके हल के लिए गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर से तफसीली बातचीत की। तकरीब का मजीद अहवाल जानते हैं वसीम काजमी की इस रिपोर्ट में। लंदन में गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर की बड़ी बैठक, ओवरसीज पाकिस्तानियों और पीटीआई ओहदेदारों से मुलाकातें, समंदर पार बसने वाले पाकिस्तानियों के मसाइल जेर बहस रहे। मगरबी लंदन के मुकामी होटल में गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर के एजाज में तकरीब का एहतमाम मारूफ कारोबारी शख्सियत अनिल मुसरत और बरतानिया में एडवाइजर टू वजीर आजम पाकिस्तान ओवरसीज सरमायाकारी साहिबजादा जहांगीर ने किया। तकरीब में हाई कमिश्नर मौजम अहमद खान समेत लंदन भर में मुकीम ओवरसीज पाकिस्तानी मर्द व खवातीन ने भरपूर शिरकत की, जबकि तहरीक इंसाफ के अहदेदारों और कारकुनों ने पुरजोश अंदाज में गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर का इस्तकबाल किया। इस मौका पर गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने हाजरीन से खिताब करते हुए कहा कि मुल्क को दरपेश गोना गो मसाइल का सामना है। मुल्क इस वक्त सियासी और इंतजामी तनज़्ज़ुली का शिकार है, जिस पर वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान की पूरी तवज्जो है। उनका कहना था कि मुल्क पर कर्जों के बोझ की वजह से माशी बदहाली के साए मुंडला रहे हैं, मगर तहरीक इंसाफ की हुकूमत इंशाअल्लाह मुल्क कौम को इन हालात से निकाल लेगी। गवर्नर पंजाब का कहना था कि ओवरसीज पाकिस्तानी हर साल ज़र मुबादला की सूरत में मुल्की मईशत को तकवीत दे रहे हैं, जिनके मसाइल को मद्देनजर रखना और उनका हल देना हुकूमत पाकिस्तान की अव्वलीन तरजीह है। लोगों को इंसाफ देने के लिए हमें अपनी रिफॉर्म जो है मुल्क में अगर लेके जाएंगे तो इंशाअल्लाह मुझे यकीन है कि चीजें बहुत बेहतर होंगी। तकरीब में अनिल मुसरत साहिबजादा जहांगीर ने अपने खिताब में वजीर आजम इमरान खान की पॉलिसी को सराहते हुए कहा कि गुज़िश्ता कई दहाइयों से मुल्क करप्शन और सियासी समाजी बिगाड़ का शिकार है। ताहम तहरीक इंसाफ का पहला दौर मुल्क को माशी और सियासी राह पर गामजन कर रहा है। ओवरसीज पाकिस्तानी पाकिस्तान में सरमायाकारी कर रहे हैं और मुस्तकबिल में मजीद सरमायाकारी के मंसूबे देखने में आएंगे। शुरका ने बाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कुछ यूँ इजहार ख्याल किया। खान साहब नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी डेवलप तो हो गया, उसमें नए घर बन रहे हैं। कंस्ट्रक्शन एक बड़ा लंबा प्रोसेस होता है और खान साहब की जो टीम है वहाँ नया हाउसिंग अथॉरिटी की, उन्होंने शुरू कर दिया है काम और लाखों घर बन रहे हैं और मोर्गेज फैसिलिटीज़ भी लोगों को अवेलेबल हो रही है। डेवलपर्स को भी बैंक से सॉफ्ट लोन्स मिल रहे हैं। आज गुल साहब ने बहुत अच्छी स्पीच की है। उन्होंने जो बताया कि वोट का राइट्स भी मिल गया पाकिस्तानियों को, ओवरसीज पाकिस्तानियों को, ये बहुत अच्छा हुआ है। बस हम लोग ये चाहते हैं कि ये किस तरह होगा और कैसे होगा। उन्होंने पाकिस्तान के हालात के मुताबिक लोगों को बताया कि काफ़ी महंगाई है पाकिस्तान में, लेकिन इंशाल्लाह हम इस पर काबू पा लेंगे और इमरान खान साहब जिस तरह अच्छे काम कर रहे हैं आने वाले वक्त में पाकिस्तान में बेहतरी होगी। जो लग रहा है कारकर्दगी वो नज़र आ भी रही है और आई एम श्योर कि ये कारकर्दगी बेहतर से बेहतर होगी। हमें ये एक बताया कि पाकिस्तान में नया पाकिस्तान कैसे बन रहा है और ख़ासकर जो हमारी ओवरसीज़ कम्युनिटी है उनमें बहुत एक फ्रस्ट्रेशन थी, एंग्जाइटी थी कि पता नहीं ये महंगाई किस तरफ जा रही है या पाकिस्तान में ये सब कुछ कोलैप्स होने वाला है। तो इस लिहाज से एक बड़ी रीअश्योरेंस आज हमें हुई है कि थिंग्स आर गोइंग इन राइट डायरेक्शन। आज गवर्नर सरवर साहब की बातें सुनी हैं, इससे पता लगा है कि पाकिस्तान जो है ना बहुत अच्छी सिमत में जा रहा है। हमें पूरी उम्मीद है जैसे ओवरसीज़ के मसले मसाइल है ये इंसान बड़े अच्छे तरीके से इंशाल्लाह हमारी हेल्प भी करेंगे और हमें चाहिए कि इस तरह के फंक्शन होने चाहिए और ओवरसीज़ के जो मसले हैं वो जेन्युइन यहाँ के लोग हल करेंगे। जिस अंदाज से, जिस तरीके से, जिस जज्बे के साथ गवर्नर पंजाब ने वो ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियंस को बाखबर किया, इन्फॉर्म किया है, ये बेमिसाल था। इट वाज अ ग्रेट पीस ऑफ वर्क एंड ही इज अ ग्रेट एम्बेसडर फॉर पाकिस्तान। और इनका जो मेन रोल है वो बरतानिया और पाकिस्तान के रिलेशनशिप के हवाले से अगर यूज़ किया जाए तो वो बड़ा अहम है। अनिल मुसरत साहब ने और साहिबजादा जहांगीर साहब ने जो चौधरी सरवर साहब को आज गवर्नर हैं पाकिस्तान के, उनको आज यहाँ पे मदऊ किया था और हम सब जो पीटीआई के वर्कर हैं जो उन्होंने उनको वेलकम किया है। चौधरी मोहम्मद सरवर ने तकरीब के शुरका को बरतानवी सियासत का अमली हिस्सा बनने की अपील करते हुए खुशी का इजहार किया कि उनके दौर से आज ज्यादा तादाद में पाकिस्तानी बरतानवी सियासत का हिस्सा हैं।
لندن میں اوورسیز پنجاب کمیشن اور انٹرنیشنل لائرز ایسوسی ایشن کے درمیان اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل حل کرنے کے حوالے سے معاہدہ طے پا گیا۔ ILA کے چیئرمین بیرسٹر راشد اسلم اور OPC کے وائس چیئرمین مخدوم طارق الحسن نے معاہدے پر دستخط کیے۔ مزید تفصیلات کے لیے دیکھیے بیورو چیف برطانیہ غلام حسین عوان کی یہ رپورٹ۔ معاہدے کی تقریب وسطی لندن کے علاقے اجویر روڈ پر انٹرنیشنل لائرز ایسوسی ایشن کے دفتر میں ہوئی، جس کے تحت برطانیہ میں مقیم پاکستانیوں کو جائیدادوں کے حوالے سے درپیش مسائل کے حل میں معاونت فراہم کی جائے گی۔ انٹرنیشنل لائرز ایسوسی ایشن کے چیئرمین بیرسٹر راشد اسلم نے اس موقع پر میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ اوورسیز پاکستانیوں کا سب سے بڑا مسئلہ ان کی جائیدادوں پر قبضہ اور دیگر قانونی پیچیدگیوں کا علم نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کی پریشانیاں ہیں، کیونکہ برطانیہ جیسے مصروف معاشرے میں وقت کی کمی اور پاکستان میں مسائل پر توجہ نہ دینے کی وجہ سے اوورسیز پاکستانی مزید مشکلات کا شکار ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ نہ صرف اپنی جائیداد بلکہ جمع پونجی سے بھی محروم ہو جاتے ہیں۔ بیرسٹر راشد اسلم کا مزید کہنا تھا کہ آئندہ ILA کے پلیٹ فارم سے پاکستانی عدالتوں میں اوورسیز کے حوالے سے جو کیسز زیر سماعت ہوں گے ان کے حوالے سے اوورسیز پنجاب کمیشن اپڈیٹ کرے گا۔ اس موقع پر اوورسیز پنجاب کمیشن کی نمائندگی کرتے ہوئے مخدوم طارق الحسن نے کہا کہ بیرون ملک مقیم اور خاص طور پر برطانوی پاکستانیوں کے لیے ایسے مواقع فراہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کے مسائل گھر کی دہلیز پر حل ہو سکیں۔ اس بات کو یقینی بنایا جا رہا ہے کہ اوورسیز پاکستانی دیار غیر میں رہتے ہوئے ہی پاکستان میں اپنے قانونی معاملات کے حل کو یقینی بنا سکیں۔ اس حوالے سے اوورسیز پنجاب کمیشن اور انٹرنیشنل لائرز ایسوسی ایشن بھرپور تعاون کریں گے۔ برطانیہ میں بسنے والی اوورسیز پاکستانی کمیونٹی نے اوورسیز پنجاب کمیشن اور انٹرنیشنل لائرز ایسوسی ایشن کے درمیان ہونے والے اس معاہدے کا خیر مقدم کرتے ہوئے امید ظاہر کی ہے کہ اس سے سمندر پار پاکستانیوں کا مسائل تیزی سے اور ترجیحی بنیادوں پر حل ہوں گے۔ تقریب میں میڈیا کے نمائندے بھی بڑی تعداد میں موجود تھے۔ غلام حسین عوان، بیورو چیف 92 نیوز UK۔ لیڈز یونیورسٹی کے چانسلر مالکم ٹوڈ نے والتھم انٹرنیشنل کالج کا دورہ کیا۔ انہوں نے طلباء سے کرونا کے دوران اور بعد میں پیش آنے والے مسائل پر گفتگو کی۔ چانسلر مالکم ٹوڈ نے لیڈز یونیورسٹی سے الحاق شدہ والتھم انٹرنیشنل کالج کے مختلف شعبوں کا دورہ بھی کیا۔ مزید جانیں گے بیورو چیف برطانیہ غلام حسین عوان کی اس رپورٹ میں۔ ایسٹ لندن کے علاقے بارکنگ کے والتھم انٹرنیشنل کالج میں لیڈز یونیورسٹی کے چانسلر کے اعزاز میں پروقار تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس میں طلباء طالبات نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ والتھم انٹرنیشنل کالج کے پرنسپل حسان اشرف اور عاشر قریشی نے چانسلر مالکم ٹوڈ اور پروفیسر چارلز کو کالج کے مختلف شعبوں کا دورہ بھی کروایا۔ اس موقع پر چانسلر لیڈز یونیورسٹی مالکم ٹوڈ کا کہنا تھا کہ اس وبائی حالات میں تعلیم و تربیت کو اکیڈمک سطح پر جاری رکھنا انتہائی مشکل مرحلہ ہو رہا ہے، تاہم زندگی دوبارہ اپنے معمولات کی جانب لوٹ رہی ہے، جس میں تعلیمی اداروں کی بحالی بھی خوش آئند ہے۔ Today we had an extremely good turnout from the community. The local community really support us in everything that we do with further and higher education, through everything that we actually do through education. We use them to support through employability courses, but the great thing is that the local mayors actually attended the event. تقریب میں میئر آف تھرک، کونسلر سوزن، میئر آف لوشم، کونسلر توصیف انور، کونسلر کیسر عباس اور میاں وحید الرحمان نے طلباء طالبات سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ عالمی وبا کی وجہ سے سماجی رابطوں میں فاصلے اور تعلیمی سرگرمیوں کی منسوخی نے بہت بڑا خلا پیدا کیا ہے، مگر اب تعلیمی اداروں کے کھلنے پر طلباء دوبارہ معمول کے مطابق اپنا علمی سفر جاری رکھ سکتے ہیں۔ ہمارے ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس ہیں ان کو انکریج کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ایک بہت اچھا وہ کام کر رہے ہیں کہ کمیونٹی کو انگیج کر رہے ہیں۔ جو ہمارے انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس آتے ہیں انہیں بھی لوکل کمیونٹی کے ساتھ ایک کنیکشن بلٹ ہوتا ہے، جس طرح آج انہوں نے جرنلسٹ کو بلایا، کمیونٹی لیڈرز کو بلایا، وائس چانسلر آ رہے ہیں، تو یہ ایک ایسی انگیجمنٹ ہے کہ یہ بچے جو باہر سے آئے ہوئے ہیں وہ اپنے آپ کو آئسولیٹ فیل نہ کریں، وہ اپنے آپ کو دے شوڈ فیل لائک اے پارٹ آف سسٹم ہے۔ اس موقع پر تقریب میں شریک طلباء نے لیڈز یونیورسٹی کے چانسلر مالکم ٹوڈ اور پروفیسر چارلز سے بھی دیگر تعلیمی معاملات پر تبادلہ خیال کیا۔ طلباء نے والتھم انٹرنیشنل کالج کے دورے پر معزز مہمانوں کا شکریہ بھی ادا کیا۔ غلام حسین وان، بیورو چیف 92 نیوز UK۔ برمنگھم الحجرہ لائبریری میں سدھن ایجوکیشن برطانیہ کے زیر اہتمام ایک تقریب منعقد ہوئی۔ تقریب میں برطانیہ بھر سے کمیونٹی رہنماؤں نے بھرپور شرکت کی اور آزاد کشمیر میں تعلیمی انقلاب کے لیے اہم کردار ادا کرنے والی شخصیات کو خراج عقیدت پیش کیا۔ برمنگھم سے رپورٹ کریں گے عابد کاظمی۔ برصغیر پاک و ہند کی سب سے قدیم کشمیری فلاحی تنظیم سدن ایجوکیشن کانفرنس برطانیہ کے زیر اہتمام ایک یادگار تقریب مقامی ہال میں منعقد کی گئی۔ تقریب کا مقصد آزاد کشمیر میں تعلیمی انقلاب کے بانی بابائے پونچھ کرنل خان محمد خان، بانی صدر آزاد حکومت ریاست جموں کشمیر سردار ابراہیم خان اور چیئرمین جموں کشمیر پیپلز پارٹی سردار خالد ابراہیم مرحوم کی سیاسی، سماجی اور عملی خدمات پر زبردست خراج عقیدت پیش کرنا تھا۔ تقریب کے شرکا سے خطاب کرتے ہوئے لارڈ میئر آف
बर्मिंघम कौंसलर मोहम्मद अफजल ने कहा, जिंदा कौमें कभी भी अपने मोहसिनों को फरामोश नहीं करती। जरूरत इस अमर की है कि जवां साल नस्ल को अपने कौमी हीरोज के किरदार और अफकार और नजरियात से रोशनास करवाया जाए। सदर सदन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस बरतानिया डॉक्टर शौकत अली खान, मोहम्मद गालिब सदर तहरीक कश्मीर यूरोप और दीगर का कहना था कि नौजवान नस्ल को मुस्तकबिल की क़यादत मुहैया करने के लिए अच्छी और मियारी तालीम के साथ साथ तरबियत भी देना होगी। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए लॉर्ड मेयर ऑफ बर्मिंघम चौधरी अफजल और दीगर ने कहा कि जदीद तकाज़ों के मुताबिक नौजवानों को ज़ेवर तालीम करना हमारा मिशन है। आज मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हासिल हुई है कि मैंने सदर्न एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस की मीटिंग अटेंड की है, जिसका बुनियादी मकसद ये है कि वहाँ की आबादी को ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन दी जाए और उसके लिए वज़ाइफ वगैरह भी दिए जाते हैं। और ये काम जो है ये जो एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस है ये 1934 में कर्नल खान मोहम्मद खान साहब ने कैम की थी। अगर हम अपने मुल्क कश्मीर पाकिस्तान की तरक्की चाहते हैं, कश्मीर की आज़ादी चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने बच्चों को तालीम के ज़ेवर से रोशना करें, उनको इस्टेब्लिश करें, उनको एजुकेट करें। आज ये जो सदर्न एजुकेशन कॉन्फ्रेंस ने जो इवेंट रखा है, तो इसमें आज हमें ये मौका दिया गया है कि हम बाबा पूंछ कर्नल खान साहब को और जो हमारे एक दियानतदार और एक मैन ऑफ प्रिंसिपल खालिद इब्राहिम साहब को खराज तहसीन पेश करें कि जिन्होंने मेरिट की बालादस्ती के लिए अपनी जान तक की बाजी लगा ली। आज की जो सदर्न एजुकेशन कॉन्फ्रेंस थी, मैं ये समझता हूँ कि इस किस्म की कॉन्फ्रेंसें जो हैं हमें बरतानिया में जो है मुनक्किद करनी चाहिए, ताकि तालीम के ज़रिए से इनकलाब आदमी ला सकता है। जब तक तालीम नहीं होगी इनकलाब नहीं होगा। हमारे बुज़ुर्गों ने जो इस चीज़ की बुनियाद रखी थी वो तभी पायदार तरीके से चलेगी या उसके फ़वाइद हासिल होंगे जब हम अपनी आइंदा आने वाली नस्ल या हमारे जो नौजवान हैं उन तक हम इसको पैगाम को पहुँचाएं और वो इस काम को जो है वो लीड करें। बाबा पूंछ कर्नल खान मोहम्मद खान साहब, गाजी मिलत सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान, खालिद इब्राहिम खान साहब अपनी ज़िम्मेदारी जो है वो निभा चुके हैं। इन जैसे बाकिरदार, दयानतदार और ईमानदार कायदीन की जो है वो राह पर चलते हुए ही हम तहरीक आज़ादी कश्मीर का अधूरा ख्वाब शर्मिंदा ताबीर कर सकते हैं। तकरीब के अख्ताम पर शोहदाए कश्मीर के बुलंदी दर्जात और गाजियों की कामयाबी और कामरानी के लिए खसूसी दुआ भी मांगी गई। आबिद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर का स्पेन का दौरा। बार्सिलोना में मारूफ पाकिस्तानी बिजनेसमैन चौधरी अमानत हुसैन महर ने उनसे मुलाकात की और उन्हें पाकिस्तानी कम्युनिटी के मसाइल और मुश्किलात से आगाह किया। तफसीलात नुमाइंदा 92 न्यूज़ शाहिद अहमद शाहिद के रिपोर्ट में। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर बार्सिलोना पहुंचे तो मारूफ बिजनेसमैन चौधरी अमानत हुसैन महर ने उनसे मुलाकात की और पाकिस्तानियों को वोट का हक मिलने पर हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने अपनी गुफ्तगू में कहा कि मुझे बार्सिलोना आकर बहुत खुशी हुई है और जिस तरह आप लोगों ने पाकिस्तान में सरमायाकारी की है वो बेमिसाल है। उनका मजीद कहना था कि स्पेन में बसने वाले पाकिस्तानियों की दोहरी शहरियत रखने पर बात भी हुई कि इस सिलसिले में एक लाहे अमल तैयार करेंगे और स्पेन की हुकूमत से इस पर बात भी करेंगे। चौधरी अमानत हुसैन महर ने स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर को पाकिस्तान वापसी के लिए बार्सिलोना एयरपोर्ट पर अलविदा किया। शाहिद अहमद शाहिद, 92 न्यूज़, बार्सिलोना, स्पेन। मुत्तहिदा अरब अमारात की गोल्डन जुबली के मौके पर हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से अमारात के लिए एक मुनफरिद तोहफा। पाकिस्तानी काउंसिल खाना दुबई ने UAE का कौमी तराना उर्दू में बना डाला। UAE का तराना वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने UAE के वज़ीर ख़ारजा को पेश किया। तफसीलात बताएंगे सैयद मुदस्सिर खुशनूद अपनी रिपोर्ट में। वतन ए वतन मेरे प्यारे वतन, वतन ए वतन मेरे प्यारे वतन, सलामत रहे इत्तेहाद और चमन। UAE में रहने वाले पाकिस्तानी UAE को अपना दूसरा घर मानते हैं। यही वजह है कि UAE का कौमी तराना बच्चे और बड़े सभी मोहब्बत और एहतराम से गुनगुनाते हैं। पाकिस्तान के नामवर गुलकार राहत फतेह अली खान की दिलनशी आवाज में ये तराना पाकिस्तान काउंसलेट दुबई की मुनफरिद काविश है। वादा तुम्हारे रहेंगे सदा, तेरा हक वतन हम करेंगे अदा, हमारा तू ऊंचा हो परचम तेरा, रहे अमन की खूबसूरत फिजा। तराने
तराने की प्रोड्यूसर और सहाफ़ी सादिया अब्बासी ने मुत्तहिदा अरब अमारात की तमाम रियासतों से अक्स बंदी की। तराने में हेलीकॉप्टर की मदद से फिल्माई गई वीडियो में न सिर्फ UAE के मशहूर मकामात को फिल्माया गया बल्कि इसमें UAE की तामीर और तरक्की की मनाजिल, शेख मोहम्मद बिन जैद का विजन, UAE स्पेस मिशन, कोरोना की रोकथाम और वैक्सीन की फराहमी में UAE का किरदार और दुबई एक्सपो के दिलचस्प मनाजिर को कैमरे में कैद किया गया। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने इस्लामाबाद में UAE के कौमी दिन की तकरीब के मौका पर ये तराना वज़ीर ख़ारिजा शेख अब्दुल्ला बिन जैद को पेश किया, जिन्होंने तकरीब से ऑनलाइन खिताब किया। इस मौका पर पाकिस्तान में तैनात UAE के सफीर हमाद उबैद अल-जाबी, वफाकी वुज़रा और गैर मुल्की सफीरों की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। तराने की प्रोड्यूसर मारूफ सहाफ़ी सादिया अब्बासी और डायरेक्टर अरसलान सत्ती हैं। पहली मरतबा UAE के कौमी तराने का किसी भी गैर मुल्की जुबान में तर्जुमा एक मुनफरिद काविश है। सैयद मुदस्सिर खुशनूद, 92 न्यूज़, दुबई, मुत्तहिदा अरब अमारात। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन और NATO रुकन ममालिक की तरफ से फौजी मशकों और सफबंदियों को मुल्की सलामती के लिए खतरा करार देते हुए यूरोप को खबरदार किया है कि वो अपनी हद से तजावुज़ ना करे, वरना खतरनाक नताइज बरामद होंगे। सदर पुतिन ने वाज़ेह किया है कि अगर अमेरिका और NATO अस्करी इत्तेहाद से यूक्रेन में मिसाइल निज़ाम नस्ब किया तो रूस जवाबी कार्रवाई पर मजबूर हो जाएगा। मज़ीद जानते हैं शाहिद घुम्मन की इस रिपोर्ट में। व्लादिमीर पुतिन का कहना था कि कुछ ममालिक हमारी तरक्की को रोकने के लिए पाबंदियों की सूरत में दबाव डालने और हमारी सरहदों पर कशीदगी को हवा देने जैसे हथकंडों का सहारा लेते हैं। रूसी सदर का कहना था कि यूक्रेन में नस्ब किए गए मिसाइल से मॉस्को को चंद मिनटों में ही निशाना बनाया जा सकेगा, इसलिए ये इकदाम क्रेमलिन के लिए रेड लाइन्स हैं। रूसी सदर ने बाज़ ममालिक के रवैये पर भी अपनी तशवीश का इजहार किया, जो रूस के मगरबी सरहदों के करीब कशीदगी को बढ़ाते रहते हैं। दूसरी जानब अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा का कहना था कि ऐसे शवाहिद मिले हैं कि रूस अपने पड़ोसी मुल्क यूक्रेन के खिलाफ फौजी कार्रवाई की मंसूबाबंदी कर रहा है। उन्होंने रूस को मुतनब्बे करते हुए कहा कि इसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा का कहना था कि रूस यूक्रेन के खिलाफ बड़े पैमाने पर फौजी कार्रवाई के साथ इसको दाखिली तौर पर गैर मुस्तहकम करना चाहता है। शाहिद घुमन, 92 न्यूज़, मॉस्को, रूस। पुर्तगाल में दो मासूम बेटियों के बाप 37 साला नौजवान सैयद ज़ीशान अब्बास रिजवी को दुकान पर दो डाकुओं ने लूटमार के बाद कत्ल कर दिया। अहले इलाका खास तौर पर पाकिस्तानी कम्युनिटी में तशवीश की लहर दौड़ गई। मज़ीद तफसीलात गुलाम हुसैन अवान की इस रिपोर्ट में। पुर्तगाल के इलाके मिनी मार्थिन में इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, जिसमें लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाले दो मासूम बेटियों के बाप 37 साला नौजवान सैयद ज़ीशान अब्बास रिजवी को दुकान पर दो डाकुओं ने लूटमार के बाद बेदर्दी से कत्ल कर दिया। पाकिस्तानी नौजवान सैयद ज़ीशान अब्बास रिजवी के बेहिमाना कत्ल पर पुर्तगाल में रहने वाले पाकिस्तानी इंतहाई रंजीदा हैं। मकतूल के अहल खाना से इस अलमनाक साहने पर इजहार ताज़ियत और यकजहती करने के लिए पुर्तगाल के दूर दराज इलाकों में बसने वाले पाकिस्तानी बड़ी तादाद में जाए वकूआ पर जमा हुए। इस मौके पर ओवरसीज पाकिस्तानियों ने मकतूल सैयद ज़ीशान अब्बास रिजवी के अहल खाना से हमदर्दी और इजहार ताज़ियत किया और उन्हें अपने भरपूर तावन का यकीन दिलाया। इस मौके पर दीगर कम्युनिटीज से ताल्लुक रखने वाले अफराद भी बड़ी तादाद में शरीक हुए। मकतूल की बख्शिश, मगफरत और दर्जात की बुलंदी के लिए दुआएं की गईं। इजहार अफसोस के लिए आने वाले पाकिस्तानियों का कहना था कि वो मजलूम सोगवार खानदान के गम में बराबर के शरीक हैं और उम्मीद करते हैं कि पुलिस बहुत जल्द कातलों को गिरफ्तार करने में कामयाब हो जाएगी। मकतूल के वर्सा का कहना था कि गम के इस मौके पर इतनी बड़ी तादाद में ताज़ियत के लिए आने वाले पाकिस्तानियों का शुक्रिया अदा करते हैं। पाकिस्तानी कम्युनिटी ने इस मौके पर न सिर्फ उनका गम हल्का करने की कोशिश की बल्कि इजहार यकजहती करके पुर्तगाल में नई तारीख भी रकम की है। सैयद ज़ीशान अब्बास रिजवी के वर्सा का मजीद कहना था कि मैयत की पाकिस्तान रवानगी के हवाले से पाकिस्तानी सफारत खाने के स्टाफ के तावन के भी बेहद मशकूर हैं। सब दोस्तों का आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आप सब हमारे दुख शरीक हुए। तो सिंध भाई का बाप हमारी सब फैमिली है, बाद में पहुँचे हैं, सब पहले पहुँचे हैं और कभी उसकी आपको वीडियो के बाद भी करवाई है। उसका छोटा भाई भी और साथी जो है वो बहुत शुक्रिया अदा कर रहा है कि आपका पुलिस में इकट्ठे हुए आपने ताज़ियत दी। मरहूम की मैयत लेडी फातिमा एसोसिएशन पुर्तगाल में नमाज जनाजा की अदायगी के बाद पाकिस्तान रवाना कर दी गई है। गुलाम हुसैन वान, ब्यूरो चीफ, 92 न्यूज़, UK। तुर्की के शहर इस्तांबुल में तोयाब के ताउन से हैवी प्लास्टिक मशीनरी की नुमाइश का इनकाद किया गया, जिसमें 500 से ज़्यादा कंपनियों ने हिस्सा लिया। पाकिस्तान तुर्की बिजनेस कौंसिल की तरफ से 8 रुकनी वफ्द ने नुमाइश में शिरकत की। मज़ीद तफसीलात आतिफ भट्ट की इस रिपोर्ट में।
इस्तांबुल फवार मरकज में तोयाब के तामुल से हैवी प्लास्टिक मशीनरी की नुमाइश का इनेकाद किया गया, जिसमें पाकिस्तान की जानिब से भी स्टॉल लगाया गया और तुर्की की जदीद टेक्नोलॉजी को देखकर पाकिस्तानी समेत दूसरे मुल्कों के लोग तारीफ किए बगैर रह न सके। नुमाइश के अंदर प्लास्टिक शापर बनाने वाली मशीन, प्लास्टिक यंग और दीगर अशिया मुतारिफ करवाई गयी। 92 न्यूज चैनल से गुफ्तगू करते हुए पाकिस्तान तुर्की बिजनेस काउंसिल के डायरेक्टर सैयद अशहद अली का कहना था, हमारी हर मुमकिन कोशिश होती है कि तुर्की के लोगों को पाकिस्तान की तरफ रागिब किया जाए और पाकिस्तान हुकूमत भी इसमें दिलचस्पी लेते हुए इस तरह की टेक्नोलॉजी को पाकिस्तान में भी मुतारफ करवाए। इसमें नियरली मोर देन 500 टर्किश और इंटरनेशनल कंपनीज पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो दिस इज़ फर्स्ट टाइम यहाँ पर हम पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और टर्किश कंपनीज़ को हम कन्वेंस कर रहे हैं कि वो पाकिस्तान आएँ और इन्वेस्ट करें। तो इट्स वेरी ह्यूज इंडस्ट्री और ये बहुत अच्छा यहाँ पोटेंशियल है पाकिस्तान में। मोर देन 15 कंपनीज दे आर इंटरेस्टेड टू इन्वेस्ट एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज जो कि वहाँ लगाना चाहती हैं। दीगर शुरा का कहना था कि इस तरह की नुमाइश होने से दोनों मुल्कों के लोगों में रवाबित कायम होते हैं, दोनों मुल्कों की टेक्नोलॉजी को देखने का मौका मिलता है। इस तरह के इवेंट्स जो हैं ये देख के बहुत खुशी भी हुई है और इस तरह के इवेंट्स पाकिस्तान में भी होने चाहिए और पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स जो हैं जो पाकिस्तान से टर्की बिज़नेस करना चाह रहे हैं उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो यहाँ आएँ और यहाँ आकर अपनी जो एग्जिबिट करें जो भी प्रोडक्ट्स हैं, एक यूरोप के लिए अच्छा गेटवे है। उनका मजीद कहना था कि जिस तरह तुर्की ने तरक्की की है उसको देखकर दिल खुश होता है और दुआ करते हैं कि पाकिस्तान भी इस तरह तरक्की करे। पूरी दुनिया से लोग पाकिस्तान में भी नुमाइश में शिरकत करें, जिससे पाकिस्तान की माइशत मजबूत होगी। तुर्की के शहर इस्तांबुल में मौजूद हूँ। तो आपकी तरफ से प्लास्टिक इंडस्ट्री का नुमाइश का इनेकाद किया गया, जिसमें पाकिस्तान तुर्की बिजनेस काउंसिल की तरफ से भी स्टॉल लगाया गया, जिसमें पाकिस्तानी बिजनेस कम्युनिटी की किसी तरह ने शिरकत की। आतिफ भाई, 92 न्यूज़ तुर्की। फिल्मी दुनिया के भाईजान और हर दिल अजीज फिल्मी स्टार सलमान खान सऊदी अरब में जारी रियाज सीजन 2 में जलवा अफरोज होने जा रहे हैं, जिसके लिए पाकिस्तानियों समेत दीगर गैर मुल्की भी पुरजोश हैं। मजीद जानते हैं उमर अली की इस रिपोर्ट में। सलमान खान। सऊदी दारुल हुकूमत रियाज में जारी मौसम रियाज की तफरीही सरगर्मियों में फिल्मी दुनिया के भाईजान 10 दिसंबर को बिलवार्ड में इंटरनेशनल स्टेज पर सलमान खान दीगर फनकारों के हमरा परफॉर्म करेंगे। सऊदी एंटरटेनमेंट अथॉरिटी का कहना था कि सऊदी अरब में लाखों की तादाद में एशियाई बाशिंदे मौजूद हैं। उनकी तफरीह के लिए मौसम रियाज की तकरीबात में भी हिस्सा डाला गया है और गुज़श्ता सीजन की तरह इस साल भी पाकिस्तानी इंडियन फनकार और गुलकार अपने परफॉर्मेंस देंगे। सलमान खान की आमद के हवाले से पाकिस्तानियों समेत दीगर गैर मुल्की भी पुरजोश हैं कि उन्हें सलमान खान जैसे सुपरस्टार के परफॉर्मेंस देखने का मौका मिल रहा है। उमर अली, 92 न्यूज़, सऊदी अरब। दुबई में एक बार फिर पाकिस्तानी बॉक्सर फतह के जज्बे से सरशार, WBC मिडल ईस्ट के टाइटल को जीतने के लिए तैयार। पाकिस्तानी बॉक्सर उस्मान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और 15 दिसंबर को होने वाली फाइट के हवाले से मीडिया को आगाह किया। मजीद तफसीलात सैयद मुदस्सर खुशनूद की इस रिपोर्ट में। दुबई के बॉक्सिंग रिंग में 15 दिसंबर को एक बार फिर घमसान का रन पड़ेगा। 15 दिसंबर को WBC मिडल ईस्ट टाइटल अपने नाम करने की जंग होगी। रोस्टर के मद्दे मुकाबले होंगे पाकिस्तानी टीम के बॉक्सर उस्मान वजीर। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उस्मान वजीर का कहना था कि हमारी भरपूर तैयारी है, टाइटल जीतकर पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। बरतानिया रवाना होने से कबल पाकिस्तानी नैयाद बरतानवी बॉक्सर आमिर खान ने पाकिस्तानी बॉक्सर्स के हमरा अपने पैगाम में कहा कि उस्मान वजीर ने मेरी अकेडमी से तरबियत हासिल की है, वो ये फाइट जरूर जीतेंगे। उस्मान को मैंने पहले मिला था, उसको सबको बोला था मैं ये फाइट जाएगा इंशाल्लाह, एक दिन टाइटल जीतेगा पाकिस्तान के लिए। अभी आसिफ भी आ गया है टीम पर और ये भी मैंने देखा उसकी ट्रेनिंग आमिर खान अकेडमी इस्लामाबाद में, एक दफ़ा उधर था मैं और मैंने कोच को बोला था ये कौन है, ये दोनों एक दिन बनेंगे अच्छे फाइटर्स पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तानी बॉक्सर्स ने दुबई में मुकीम पाकिस्तानियों से 15 दिसंबर को मुकाबला में शिरकत करने की अपील की है। सैयद मुदस्सर खुशनूद, 92 न्यूज़, मुत्तहिदा अरब अमारात। पहले मैंने ABF एशियन टाइटल विन किया पाकिस्तान के लिए, अब ये मेरा सेकंड टाइटल है, 15 दिसंबर को दुबई में हो रहा है और मैं आमिर खान का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ क्योंकि वो WBC मिडल ईस्ट प्रेसिडेंट है, तो उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं ये टाइटल भी लड़ूँ पाकिस्तान के लिए। इंशाल्लाह मैं पूरा फोकस्ड हूँ, 100% मैं फ़िटनेस में हूँ, अच्छा मेरा ट्रेनिंग कैंप गुजरा है, तो मेरी यही कोशिश होगी कि ये टाइटल भी मैं पाकिस्तान के लिए विन करूँ। 4 मंथ से मैं ट्रेनिंग करा रहा हूँ, 7 हफ्ते से हम लोग यहीं पे दुबई में
یعنی کہ میں نے یہاں کے ورلڈ چیمپئنوں سے جو باہر کے باکسرز ہیں، باہر کے کوچ ہیں، ان کے ساتھ ان کو اکٹھی ٹریننگ کرائی ہے. بہت محنت کی ہے ہم نے اس فائٹ جیتنے کے لیے، تو انشاءاللہ فائٹ جیتیں گے. میں اس مقابلے کے لیے 6 مہینے سے تیاری کر رہا ہوں، اور جو لاسٹ مونتھ میں دبئی کیمپ جوائن کیا اور اچھے کوچز سے، عامر بھائی سے اچھا ٹریننگ لیا، اور انشاءاللہ میں اس فائٹ کے لیے بھرپور تیار ہوں، اور مجھے امید ہے انشاءاللہ میں فائٹ جیت کر پاکستان کا نام روشن کروں گا. ویسٹ انڈیز کے خلاف سیریز کے لیے پاکستانی اسکواڈ کا